नमस्कार, मैं हूं अंशुमान। समृद्धि शास्त्र के इस संस्करण में आपका स्वागत है। जैसा हमेशा होता है, हम समृद्धि शास्त्र में किसी गाइड, किसी मेंटर, किसी शास्त्रा को अपने साथ लेकर आते हैं और उन सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं जो आपके सामान्य निवेशकों के दिमाग में रहते हैं। ऐसे ही एक विशेष मेहमान हमारे साथ हैं जिनका परिचय मैं आपसे बाद में कराऊंगा, लेकिन पहले हम बात कर लेते हैं उन दुविधाओं पर। दुविधाएं बड़ी पेचीदा होती हैं, डिलेमास जिनको हम कहते हैं, क्योंकि दुविधाओं में सही और गलत के बंटवारे धूमिल हो जाते हैं। जैसे महाभारत में अर्जुन को पता था कि एक तरफ धर्म है और दूसरी तरफ न्याय, और दोनों के परिणाम भी पता थे। कृष्ण ने कहा भी कि जितित्वा प्राप्यसे स्वर्गम हतित्वा भोगे से महिम, मरे तो स्वर्ग जाओगे, जिए तो राजा बनोगे। लेकिन कृष्ण ने अर्जुन के लिए रास्ता आसान नहीं बनाया, चुनाव सहज नहीं किया, बल्कि पूरा चौराहा ही बदल दिया। दुविधा का संदर्भ ही बदल गया और अर्जुन इस युद्ध में निर्णायक से निमित्त बन गया। मुझे ये संदर्भ इस वक्त यहाँ इसलिए याद आया क्योंकि म्यूचुअल फंड उद्योग और इसके करीब करीब 10 करोड़ के आसपास निवेशक जो ऐसी ही दुविधा में खड़े हैं। और ये एक चौराहा नहीं है, ये एक 7 रास्ता है जहाँ से 7 अलग अलग रास्ते निकलते हैं। 7 सवाल हैं और सबके जवाब कठिन हैं। जैसे पहला सवाल है कि एक्टिव फंड चुने या पैसिव। इस साल की पहली छमाही में 66% एक्टिव मैनेज लार्ज बेंचमार्क फंड जो हैं वो अपने बेंचमार्क नहीं छू सके। इधर पैसिव फंड्स और ETF की लाइन है। अब क्या चुने निवेशक? अवसर की पहचान करें या फिर फंड मैनेजर की कुशलता को पहचानें? दूसरी दुविधा, बाजार ऊंचाई पर है, अब डर है। सब कह रहे हैं कि इसके बाद अच्छे रिटर्न नहीं होंगे, लेकिन एक तरफ सिप की पार्टी तो अभी शुरू हुई है। तो क्या ऐसे मौके पर बाजार में प्रवेश पर रिटर्न मिलेंगे या नहीं? तीसरी दुविधा, नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं SIF जैसे। भारत के म्यूचुअल फंड निवेशक को सादगी, सीधा सहज प्रोडक्ट चाहिए या जटिल SIF जैसा प्रोडक्ट चाहिए? अब 10 लाख रुपए लगाने वाले निवेशक तो कई हैं, लेकिन ये प्रोडक्ट निवेश को आसान बना रहे हैं या ज़्यादा पेचीदा कर रहे हैं, कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हैं? चौथा सवाल, म्यूचुअल फंड कंपनियां HNI को बचाएं या छोटे निवेशक जोड़ें? फंड परेशान है कि PMS का AUM करीब 32 लाख करोड़ हो गया है। बड़े निवेशक निकलकर PMS की तरफ जा रहे हैं। सेबी कह रहा है 250 रुपये की सिप लेकर आओ, और फंड अपने HNI इन्वेस्टर्स को गंवा रहे हैं। छोटे निवेशक जोड़ने का खर्च भारी है, और इस बीच सेबी ने अभी नए नियम भी बदल दिए हैं जो कि एक्सपेंस रेशियो के नियम बदलते हैं। डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन हो या डिस्ट्रीब्यूटर का इकोसिस्टम चले? नए फंड कह रहे हैं पूरी तरह डिजिटल होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटर छोड़ो, सीधे ऐप से खरीदो। जबकि म्यूचुअल फंड्स के पास एक पूरा MFD का स्ट्रक्चर है जिस ढांचे के जरिए भारत में म्यूचुअल फंड भी विस्तृत हुआ है और इसकी जानकारी भी बढ़ी है। और छठा सवाल, रूरल आउटरीच हो या अर्बन हो? अभी केवल 30 शहरों से 81% AUM आता है। अगर तो क्या हम मान लें कि अर्बन में ही जान है, रूरल में पहुंच नहीं बढ़ पा रही है? शिक्षा और साक्षरता एक बड़ा सवाल है। वित्तीय साक्षरता केवल 27% है। लाखों लोग F&O में करोड़ों गंवा रहे हैं। तो इन्वेस्टर एजुकेशन का असर सीमित है। अब आप कहेंगे कि बहुत सारे सवाल हैं, कौन आसान करेगा ये उलझन, ये दुविधा कौन दूर करेगा? तो हमारे साथ हैं श्री वेंकटन चलसानी, एमफी के मुख्य CEO और मुख्य कार्यकारी अधिकारी। उनसे बेहतर कोई नहीं बता सकता कि म्यूचुअल फंड के इस कुरुक्षेत्र में धर्म क्या है और न्याय क्या है। करीब 37 वर्षों का उनका सफ़र है SBI से लेकर आज। वो 75 ट्रिलियन रुपीस के 75 लाख करोड़ रुपए के म्यूचुअल फंड इकोसिस्टम के शिखर पर बैठे हुए हैं, और उनसे ही हम इन सवालों के जवाब जानेंगे, क्योंकि इस वक्त जब हम इस इंटरव्यू को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो भारत के म्यूचुअल फंड स्पेस में, नियमों में, प्रोडक्ट्स में काफ़ी बड़े बदलाव हो रहे हैं। तो वेंकट सर, आपका स्वागत है बहुत बहुत इस कार्यक्रम में, हमारे समृद्धि शास्त्र में। बहुत बहुत धन्यवाद अंशुमान जी, मेरे को इस समृद्धि शास्त्र में बुलाने के लिए। आपने जो प्रश्न पूछा, जो 7 प्रश्न जो आप लेने जा रहा है, वो सब बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत क्रिटिकल क्वेश्चंस है। आज का तारीख में सब लोग जानने के लिए कोशिश करेंगे। मेरा प्रयास भी रहेगा कि थोड़ा बहुत जितना मेरा 40 साल का जो मार्केट्स में, बैंकिंग सेक्टर में और म्यूचुअल फंड में जितना एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस से जितना भी मैं कह सकूँ उस रिडल को क्लियर करने के लिए कोशिश ज़रूर करूँगा। बट सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद मेरे को इस मंच में आमंत्रित करने के लिए। सर, वेंकट सर, बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल आपसे, म्यूचुअल फंड का AUM करीब 75 लाख करोड़ पर है। अगले 25 लाख करोड़ कब तक? एमफी को क्या लगता है, क्या प्लान है 100 लाख करोड़ के निवेश का? और क्या ये 100 लाख करोड़ भारत में म्यूचुअल फंड का FD मूवमेंट होगा, जहां सिर्फ पहली बचत हो जाएगी, जो कि पहले बैंक के FD हुआ करते थे?
सबसे बात ये ज़रूरी अपन को जानना चाहिए कि मैंने तो 2-3 डेटा पॉइंट्स आपको समझाना चाहता हूँ। आपको मालूम है, फिर भी मैं बताना चाहता हूँ। जैसे 75 लाख करोड़, जो 10 लाख करोड़ जो 2014 में जो था, आज का तारीख में 75.6 लाख करोड़ पहुँच गया अभी। दिस इज ए फिनोमिनल ग्रोथ इन द म्यूचुअल फंड AUM ऑफ द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री। The second important point is the number of investors have grown substantially. आज का तारीख में 5.4 करोड़ इन्वेस्टर्स जो है हमारा म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में इन्वेस्ट कर रहे हैं। ग्रोथ फिनोमिनल है, बहुत बढ़िया है। नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स का ग्रोथ बहुत अच्छा है। बट ये आंकड़े अपन दूसरे तरीके से देखेंगे तो बहुत छोटा पड़ जाता है। जैसे कि आप AUM to GDP रेशियो यदि मान के चलिए, जो डेवलप्ड इकोनॉमीज़ हैं, US और यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, ये सब डेवलप्ड इकोनॉमी से देखेंगे, उनका एसेट्स अंडर मैनेजमेंट टू द टोटल GDP इज़ मोर देन 100%, 140%, 130% है। पूरा दुनिया का एवरेज जो है 65% है, जबकि अपना AUM to GDP रेशियो 22% है। तो ये तो अपन को इम्प्रूव करना है। सो पहले अपन नंबर्स जो बढ़ गया उसको देखने से अपन को लगता है कि बहुत बढ़ गया, लेकिन जब ये वाला आंकड़े देखेंगे तो लगता है कि अपन को बहुत सारी चीज़ करना है। सेकंड इम्पॉर्टेंट है नंबर ऑफ डिपॉजिटर्स। कई बैंकों में डिपॉजिटर्स आजकल 2014 में फाइनेंशियल इंक्लूजन चालू हुआ था, उस समय कई करोड़ों लोग अपना फाइनेंशियल इंक्लूजन में आ गया था। उस समय करीब 70 करोड़ लोग डिपॉजिटर्स बन के बैंकिंग सेक्टर में आया हुआ। अपना पास 5.4 करोड़ इन्वेस्टर्स ही है। तो द जर्नी जो है अपना तो बहुत सारा करना है। मेरे को 100 करोड़ आंकड़ा देखना नहीं है। मेरा आंकड़ा ये है कि अपना GDP का इमीडिएटली हमको 35 से 40% का AUM बनाने का कोशिश कर रहे हैं, और आगे जाते जाते 65% जो ग्लोबल एवरेज है वहाँ पहुँचना है। और जब अपन विकसित भारत के लिए देख रहे 2047, उस समय डेवलप्ड वर्ल्ड जैसा 100%, 100% ऑफ द GDP हमको पहुंचना है। दैट इज़ व्हाट वी आर लुकिंग फॉर। ये 25 लाख छोटा मोटा तो होता है, अब द जर्नी इज़ ऑन। ये लोग कर रहे हैं हम लोग। जैसा आपने बिल्कुल सही कहा कि लिटरेसी जो आज का तारीख में 75% से ऊपर है, बट फाइनेंशियल लिटरेसी जब आए तो 27% ही फाइनेंशियल लिटरेट है। ये फाइनेंशियल इन्वेस्टर अवेयरनेस करके हमको ये आंकड़े बढ़ाना है, वो कोशिश हमारा जारी है। इस रास्ते में 100 करोड़, 100 लाख करोड़, 200 लाख करोड़, 300 लाख करोड़ तो हम लोग तो पार करते जाएंगे। तो इस हिसाब से एमफी ने अपना टारगेट बदल दिया है। और अगर हम यहाँ से माने कि हम GDP के रेशियो में AUM को एक बेंचमार्क माने, तो यहाँ से अगर हमें 45% पे जाना है तो 75 लाख करोड़ की जगह 150 लाख करोड़ के आसपास का लेवल होना चाहिए। तो यहाँ से बिल्कुल 2 गुना। क्या समय सीमा आपको लगता है, कब तक भारत इस स्थिति में होगा जहां वो 40%, 45% AUM GDP के बराबर के स्तर तक पहुंचेगा? जैसा मैंने कहा कि 2047 तक तो मेरे को डेवलप्ड वर्ल्ड बनना है। हाँ, विकसित वो तो 65% हो गया, वो तो 100% हो गया। 100%, क्योंकि हाँ। विकसित भारत जो डेवलप्ड कंट्रीज जो का AUM जो है 100% है, 100% से ज़्यादा है। तो उस समय तक तो हमको तो उतना तो पहुँचना है। बट ये जो आपने आंकड़ा जो पूछा था 35 और 40% जो आंकड़े अपन लग रहा है, वो तो 2035 तक हमको पहुंचना है। मतलब अगले 5 से 6 साल में हम 150 लाख करोड़ का AUM भारत में देखेंगे। एमफी की उससे भी आगे हो सकता है। एमफी की क्या तैयारी है इसके लिए, यहाँ तक पहुँचने के लिए? तो हर एक इन्वेस्टमेंट्स अभी हमारा 2 चीज़ है। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि हमारा जिम्मेदारी है, क्योंकि लोग अपना, जैसा आपने कहा भी है, छोटी SIP, छोटे अमाउंट लोग इन्वेस्ट, इसे म्यूचुअल फंड जो है पूल्ड अमाउंट्स है, तो ये पूलिंग करके छोटे लोग अपना पैसा जमा करके दे रहा है। तो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फिड्यूशियरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनका पैसा सेफ रखना। सो रिस्क मैनेजमेंट, जैसे कि प्रोडक्ट्स, जैसा आपने कहा सिर्फ वगैरह नया प्रोडक्ट्स के लिए बात कर रहे थे, प्रोडक्ट डेवलपमेंट एक सबसे इम्पॉर्टेंट है। प्रोडक्ट डेवलपमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, द सेकेंड मोर इम्पॉर्टेंट थिंग।
The third important thing is making the people financially literate, investor awareness. लोगों को ये समझ में आना चाहिए कि अंशुमन जी इन्वेस्ट कर रहा है तो मैं भी इन्वेस्ट करना, वो ऐसा नहीं करना। मेरे को क्या ज़रूरी है, मेरे को कौन सा सही है, वो इन्वेस्ट करने का क्षमता होना चाहिए। सो प्रोडक्ट डेवलपमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, देन द फाइनेंशियल लिटरेसी, टेक्नोलॉजी, ताकि आप अगेन आपने कहा कि कुछ AMCs जो है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए फोकस कर रहा है, बट हमको हर कोने कोने पहुंचने के लिए टेक्नोलॉजी एंड ऑफ कोर्स द डिस्ट्रीब्यूटर्स का, दोनों का नेटवर्क जरूरत पड़ेगा। सो वी आर गोइंग टू यूज ऑल सोर्सेज दैट आर रिक्वायर्ड टू अचीव आवर ऑब्जेक्टिव्स। सर, आपने रिस्क मैनेजमेंट की तरफ इशारा किया, और जो बेहद महत्वपूर्ण चीज़ है इस समय निवेशकों की निगाह में भी, चूँकि म्यूचुअल फंड्स अपने AUM बढ़ाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं, और आपने जो नया लक्ष्य दिया वो तो 150 लाख करोड़ के आसपास का है। ऐसी स्थिति में एक चीज़ जो बराबर दिखाई दे रही है, निवेशकों के अंदर एक किस्म का जो भीड़ वाला मनोविज्ञान है, हर्ड मेंटेलिटी है, वो दिखाई दे रही है। जैसे किसी खास थीम पर निवेश अचानक बढ़ जाता है, फिर उसके बाद उसमें से निकलने की कोशिश होती। सिल्वर, हमने ताज़ा उदाहरण अभी देखा सिल्वर का बुल रन भारतीय बाजार में, जहां फिर म्यूचुअल फंड्स को अपने कंट्रीब्यूशंस रोकने पड़े। यहाँ एमफी क्या कर रहा है ठोस तौर पर लोगों को भीड़ बनने से बचाने के लिए, ताकि वो सोच कर समझ कर इंटेलिजेंस के साथ निवेश कर सकें? दो तरीका कर रहे हैं। एक तो जैसा आपको जो मालूम है, इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम्स हम लोग कंडक्ट कर रहे हैं। ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों करते हैं। जैसा आपका माध्यम से हम लोग रीच आउट करेंगे, डिजिटली हम रीच आउट कर रहे हैं। देन ऑफलाइन कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, स्टेट अडॉप्शन, ये सब करके हम लोग इन्वेस्टर अवेयरनेस बढ़ा रहे हैं। एंड सेकेंड थिंग, ये जो है बाहर का, जैसे माने लोगों को सिखाने का, कैसा करना है, क्या करना है, क्यों करना है। सेकेंड तरीका जो है ये इंटरनल रिस्क मैनेजमेंट। AMCs का खुद का रिस्क मैनेजमेंट भी है, जो आप जानते हैं 2-2.5 साल पहले सेबी ने मैंडेट किया कि हर एक AMC अपना खुद का रिस्क मैनेजमेंट कमिटी बनाना चाहिए बोर्ड लेवल पे, नॉट ओनली एट द लेवल ऑफ द मैनेजमेंट, बोर्ड लेवल में बनाना है। स्ट्रेस टेस्टिंग, कई तरीका चीज़ करके उन लोग जो प्रोडक्ट विच इज़ सूटेबल टू द कस्टमर, सूटेबल टू द इन्वेस्टर, वो यूज़ करना है। आप देखे होंगे अभी जो आपने कहा भीड़ करके, ये कई AMCs ने फंड ऑफ फंड्स बंद भी किया था। ये मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने रेगुलेट किया उसको। आप लास्ट ईयर जैसे देखा आपने स्मॉल एंड मिड कैप का फ्रॉड करके आप लोग, देयर वाज ए फियर। उसी समय हम लोग वी हैव इंट्रोड्यूस्ड ए मंथली डिस्क्लोजर, जिसमें वॉलेटिलिटी, कॉन्सेंट्रेशन, नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स आर डूइंग, ये सब हर महीना डिस्क्लोजर्स दे के लोगों को समझा रहे थे कि कैसा है। सो रिस्क मैनेजमेंट, स्ट्रेस टेस्टिंग कंटिन्यूसली करते, डिस्क्लोजर्स कर रहे, लोगों को पता लगेगा कि आपका NAV क्या है, कौन सा क्या हो रहा है, एंड इंटरनली एक्सटर्नली दोनों कंट्रोल्स रख रहे। सबसे रिस्क मैनेजमेंट में सबसे इम्पोर्टेंट, अंशुमन जी आपको मालूम है कि आइडेंटिफाइंग द रिस्क आइडेंटिफाई करना है, देन see whether the risk is acceptable to me or not, then apply the proper risk mitigants and allow the thing and monitor it, have the proper controls in place. सर, एमफी म्यूचुअल फंड की अवेयरनेस के लिए और बाकी भी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री भी काफ़ी बड़ा प्रचार करी, और म्यूचुअल फंड अब लोगों को समझ में आने लगा, कम से कम सही है ये बात तो समझ में आने लगी। लेकिन यहाँ एक बड़ी असंगति, एक पैराडॉक्स है। पिछले एक डिकेड में म्यूचुअल फंड्स ने करीब 15 से 16% तक, कुछ फंड्स ने 20% तक के अच्छे रिटर्न दिए हैं, लेकिन इसके बाद भी फ्यूचर एंड ऑप्शन में हर साल 1 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा लोग लॉस में जाते हैं, नुकसान करते हैं। सेबी की रिपोर्ट बताती है इसी साल 1 लाख करोड़ के आसपास का नुकसान हो चुका है। आपको ऐसा नहीं लगता है कि सिर्फ म्यूचुअल फंड सही है, या इन प्रचार से आगे कुछ जाना पड़ेगा, जैसे कि कारपोरेट के पेमेंट पेरोल में डिफ़ॉल्ट SIP इनरोलमेंट, ऐसा कुछ पायलट नहीं सोच रहे हैं आप? सब तरीका यूज़ कर रहे हैं अंशुमन जी। वी आर लुकिंग एट, जैसा आपने कहा, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई एवरी मंथ डिडक्ट करके SIP का कंट्रीब्यूट करने के लिए। सी, इस गेम में एक तो आप और हम दोनों वी आर कॉन्फिडेंट
दैट अपना देश विकसित भारत होगा 2027 में 47 तक। आप कॉन्फिडेंट है, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, वी आर वन ऑफ द ग्रेट बिलीवर्स एंड वी आर वेरी कॉन्फिडेंट इज गोइंग टू हैपन। जब ये ग्रोथ स्टोरी है और 6.8% 6.5% ग्रोथ जो दिखा रहा है, इट्स लाइक this is going to continue because we have lot of headwinds, lot of tailwinds. हेडविंड्स एक आध रहेगा, जैसा आप ट्रम्प का ये सब छोटा बहुत रहता है, दैट इज पार्ट ऑफ द लाइफ, बट टेल विंड्स अपना लिए बहुत है। ये टेल विंड्स का कारण म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री आगे जाते रहेंगे। बट जैसा आपने बोला, जो हमने लोगों को सिखा रहे कंटिन्यूसली, भैया आपको जो उचित है, जो सूटेबल है वो लेने का है। ये नहीं कि वेंकट कुछ ले रहा है उसी को हम लेना है, ये कोई और ले रहा है वही लेना है। तो आप अपना सोच समझ के इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। ये कहावत हम लोग कई तरीके से कर रहे हैं, जैसा हम लोग कुछ 4 स्टेट्स अडॉप्ट किया, उड़ीसा, बिहार, मेघालय, आंध्र प्रदेश, ये चारों स्टेट हमने अडॉप्ट किया। इस चारों स्टेट में इंटेंसिव फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम्स कर रहे हैं हमारा साथ। बाकी MIS सेबी का डायरेक्शंस में बाकी MIS भी अदर स्टेट्स में इंटेंसिव फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम्स कर रहे हैं। और मेरा बहुत खुशी है कि अभी आपसे जो पहले इसका प्रोग्राम का पहले बात कर रहे थे, आपने बताया कि आपका यहाँ भी खुद भी फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम्स कर रहे करके, इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम्स कर रहे हैं। तो सब लोग अपन एक चीज़ कर रहे हैं, तो इट विल गिव द डायरेक्शन, पीपल विल अंडरस्टैंड दैट इफ आई एम ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इन दिस इकोनॉमी विच इज़ ग्रोइंग, देन इट विल बी बेनिफिशियल। शॉर्ट टर्म यदि आप वॉलेटिलिटी में खेलना है, टाइमिंग करना है, तो दैट्स बहुत ही मुश्किल है पैसा बढ़ने में, उसको तो समझना चाहिए। तो एक साल में यदि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है तो इट इज़ देयर इन द मार्केट्स। तभी तो हम लोग बोल रहे इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। बट आप देखेंगे पास्ट रिकॉर्ड एंड दी कई अलग एसेट क्लासेस है, जिस एसेट क्लासेस में भी देखेंगे द बेस्ट एसेट क्लास एट द पास्ट वॉज इक्विटीज़। However, I'm not saying that the past is going to be the exact replica for the future. There is a possibility that it will be different. But again, at the cost of repetition, you and I and most of us are confident about the growth story of our country. सर नेक्स्ट लेवल ले जाने के लिए सिप को क्या कोई ऐसा प्लान है जहां पर आप पेरोल के साथ ऐसे डिफ़ॉल्ट सिप जैसी चीज़ों पे बात कर रहे हो सरकार से, इंडस्ट्री से, जहां से लोगों की आदत में लोगों के, क्योंकि भारत में एक चीज़ देखने में आती है सर कि फोर्स्ड सेविंग भारत में उसकी परंपरा है, जैसे EPF है या बाकी निवेश हैं या बाकी बचते हैं, वो दरअसल लोगों को एक सिस्टम के तहत कराई जाती। क्या ऐसी कोई योजना MFI बात कर रहा है ऐसी चीज़ों? हाँ जी, अभी थर्ड पार्टी पेमेंट्स करके अभी थोड़ा रिस्ट्रिक्शंस है सेबी की तरफ से। हमने सेबी से रिक्वेस्ट किया गया, जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई का डिडक्शन करके सिप जैसा उनका गोल्स के हिसाब से, जो इन्वेस्टर का गोल्स के हिसाब से इन्वेस्ट करने के लिए एम्प्लॉयर एम्प्लॉई डिडक्शन करना। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है, नॉट ओनली द स्मॉल टर्म शॉर्ट टर्म गोल्स, हम लोग ये भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि US में 401k जैसा रिटायरमेंट प्लान है, वो एम्प्लॉयर डिडक्ट करके उसको इन्वेस्ट करके वो म्यूचुअल फंड्स में भी दी रिटायरमेंट प्रोडक्ट लाके उसमें इन्वेस्ट करने के लिए कोशिश कर रहे। और कल ही मैं दिल्ली में था, वी हैव मेड अ रिक्वेस्ट टू द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, टू द CBDT चेयरमैन, रिक्वेस्टिंग दैट ATC जो बेनिफिट्स जो है वो रिटायरमेंट प्लान जो म्यूचुअल फंड वाला भी ला रहा है उसमें भी दिया जाए करके। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए एम्प्लॉयर एम्प्लॉई के थर्ड पार्टी पेमेंट्स में भी परमिट किया जाए, एंड सिमिलरली फॉर लॉन्ग टर्म गोल्स लाइक व्हाट वी आर थिंकिंग अबाउट रिटायरमेंट प्लान्स, उसमें भी परमिशन देने के लिए, तो सर एंड टैक्स बेनिफिट्स देने के लिए। सर 401k जैसे प्लान पे सरकार की क्या प्रतिक्रिया है, क्या मूड है फिनांस मिनिस्ट्री का? क्योंकि काफ़ी बड़ा एम्बिशियस प्लान है कि म्यूचुअल फंड को के थ्रू रिटायरमेंट के बेनिफिट्स को इंश्योर किया जाए। क्या सरकार का से क्या संकेत मिले आपको? सरकार तो ये तो हर
फोरम में तो ये कह रहा है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रहा है, पीपल द एक्सपेंसेस, जैसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ता है तो हमारा खर्चा बढ़ता है। ये नहीं है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गया, आपका 70 ईयर्स का 8 ईयर्स यू आर लिविंग, बट दैट एड्स टू योर एक्सपेंडिचर ऑल्सो। इस एक्सपेंडिचर को मीट करना है, लॉन्जिविटी का जो खर्चा जो है वो लेना है। तो सरकार इस हर फोरम में जानकारी है एंड दे ट्राइंग टू फाइंड वेज एंड मीन्स टू एंश्योर दैट द फ्यूचर ऑफ द पीपल इज प्रोटेक्टेड। और तो और हमको जो लग रहा है, दे आर लुकिंग एट वेरियस स्कीम, नॉट जस्ट म्यूचुअल फंड, थ्रू अदर्स ऑल्सो, हाउ डू वी इंश्योर दैट द फ्यूचर ऑफ द पीपल हु आर गोइंग टू बी कम इन टू द ओल्ड एज ब्रैकेट, हाउ इज दैट गोइंग टू बी प्रोटेक्टेड। लॉन्जिविटी बढ़ाने से ये है कि वी नीड टू एंश्योर दैट द पीपल हु आर हैविंग एन एक्सटेंडेड लाइफ लिव हैप्पीली, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। इंक्रीजिंग लॉन्जिविटी विल नॉट सर्व द पर्पस। आज का तारीख में लॉन्जिविटी बढ़ रहा है, सो वी आर people are planning, they are very positive to that. Sir, but we'll have to wait till it is implemented. एक जो पहल लगातार एमपी ने भी कोशिश की, सेबी की तरफ से भी आई, वो 250 रुपये की सिप वाली थी। कहाँ फंस गई है बात? क्या म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री उसकी कॉस्ट के लिए तैयार नहीं हो रही, या उसमें कोई प्रैक्टिकल समस्याएं हैं इसे लागू करने में? 250 रुपये की सिप को लेके आखिर क्या वजह है कि हम इसको सुन तो रहे हैं पिछले 1 साल से 1.5 साल से, पर ये एक्टिवली दिखता नहीं है? नहीं 1.5 साल से नहीं अंशुमन जी, वही 1.5 साल से तो बात कर रहे थे, लेकिन 6 महीने का पहले हमने ये लॉन्च किया था। क्योंकि उसका पहले, जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, इसमें ब्रेक इवन नहीं हो रहा था जी। AMCs जो है 250 रुपया में यदि सिप ने चालू करेंगे, उनके लिए कॉस्ट जो है, जैसे KYC कॉस्ट है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट है, ये सब मिला के ब्रेक इवन जो है बहुत लंबा चल रहा था। हाँ। उसीलिए हम लोग सेबी के साथ बात करके, सेबी का गाइडेंस में ये कॉस्ट जो है सिर्फ ये छोटी SIP के लिए सब लोग कम किया गया जी। जैसे KYC कॉस्ट कम किया गया और दी ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम किया गया, ताकि ब्रेक इवन जो है सिप का ये जो नॉर्मल सिप जैसा है, ये छोटी SIP का भी उतना ही ब्रेक इवन आएगा। सेकेंड स्टेप जो किया था हमने, आप देखा होगा कि जो भी डिस्ट्रीब्यूटर जो छोटी SIP करेंगे 2 साल तक यदि करेंगे, उनको एक्स्ट्रा कमीशन मिलता है उनको, इन एडिशन टू द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन। सो ये 3 स्टेप, रिड्यूसिंग द कॉस्ट, एनकरेजिंग द डिस्ट्रीब्यूटर्स टू ब्रिंग दिस, ये दोनों चीज़ हुआ। थोड़ा टेक्निकल इश्यूज आ रहा है, क्योंकि सेबी ने कहा कि 3 SIPs तक, छोटी SIPs तक, ये जो रेट्स जो कम किया था वो एप्लीकेबल रहेगा। यदि छोटी SIP जो भी आदमी इन्वेस्टर 14 यदि AMC पे जाएगा तो उसका चार्जेस नॉर्मल रहेगा। अच्छा, पहला 3 AMCs में जो करेंगे वो KYC चार्जेस कम रहेगा, 14 जब जाएंगे तो नॉर्मल हो जाएगा। उस टेक्नोलॉजिकल जो सॉफ्टवेयर इम्प्रूवमेंट जो है वो अभी कर रहे हैं, वेरी शॉर्टली विल बी लॉन्चिंग इट। उस कारण थोड़ा देरी हुआ, बट अदरवाइज कई AMCs ने लॉन्च भी कर दिया। हाँ, बट इंटेंसिटी जब पकड़ा नहीं, विल कैच द इंटेंसिटी पकड़ जाएगा जब ये सब काम करेंगे। सर, फिनेंशियल लिटरेसी एमपी का फोकस है, काफ़ी बड़ा फोकस है, और जैसा आपने बताया आप कई स्टेट्स में काम भी कर रहे हैं। फिर भी अभी भारत में फिनेंशियल लिटरेसी 27% ही है, सेबी ने भी ताजी अपनी रिपोर्ट में कहा है। सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया जैसे जो मॉडल हैं जहाँ पर करिकुलम में फिनेंशियल लिटरेसी, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग को मैंडेटरीली शामिल किया जाता है बच्चों के लिए, कुछ ऐसी बातचीत आपकी सरकार के साथ हो रही है किसी लेवल पे? हम लोग हर स्टेट्स में अभी, जैसा मैंने बताया था, 4 स्टेट्स जो अडॉप्ट किया, उस स्टेट में तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से तो बात हो रहा है। वी मेक इट, आस्किंग देम टू मेक इट ए पार्ट ऑफ द करिकुलम। एक दूसरा, हम लोग जो मॉडल जो बनाया है जिस स्टेट एडॉप्शन में, ट्रेन द ट्रेनर्स, मीन्स हर एक डिस्ट्रिक्ट में 2-2 लेक्चरर्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। उन 2 लेक्चरर्स को ट्रेन करेंगे ये मार्क्यू इंस्टीट्यूशंस लाइक IIMs मेघालय, IIMs विशाखापट्टनम, IIM बोध गया, इस इंस्टीट्यूशंस में हम लोग उनको ट्रेन करके ये ट्रेनर्स वापस जाके अपना कॉलेजेस और
universities में they train this financial literacy part only. Okay. They ensure that they pass the basic foundation course which is being conducted by NISM. So एक तो करिकुलम में पार्ट करने के लिए बात हो रहा है, दूसरा ये जैसे मैंने बताया ये कर रहे, तीसरा तरुण योजना करके आपने सुना होगा, वो वाला प्रोग्राम भी हम लोग कर रहे हैं ताकि स्कूल्स में 8th and 9th स्टैंडर्ड जो पढ़ रहे हैं उनको बेसिक्स सिखाया जा रहा है. सो करिकुलम करने के लिए तो बात कर रहा है, पर बाकी अदर स्टेप्स वी आर टेकिंग सो दैट वी कैन कैच द इन्वेस्टर्स एट देयर यंग एज. सर एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था एमफी ने मित्र के नाम से जिसमें कि जो डॉर्मेंट और अनक्लेम्ड म्यूचुअल फंड्स हैं, कितना AUM है भी उसमें इस तक, उसका आंकड़ा क्या, और कुछ उसमें प्रगति है कि किस तरह से लोग उसको इस्तेमाल कर रहे हैं? आपके पास कुछ इनपुट है? नहीं, वो तो डेटा अभी तो मेरे पास नहीं है, लेकिन आपने देखा है रिसेंटली अनक्लेम्ड इन्वेस्टमेंट्स, अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, निर्मला जी, the finance minister herself had initiated this initiative, started this initiative, and they are being driven across in all the states. हम लोग नोडल ऑफिसर्स बनाया था हर एक स्टेट में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में. हम लोग SLBC माने बैंकिंग का लोग के साथ म्यूचुअल फंड्स भी मिलके स्टॉल्स रख के लोगों को समझा रहे कैसा करना है, क्योंकि अनक्लेम्ड इन्वेस्टमेंट जो है तो 3,500 करीब टोटल अमाउंट जो है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में है, उसको कितना आसान से कर सकते हैं, क्योंकि लोग को क्या, एक तो जानकारी नहीं है कि ये पैसा हमारा है करके, दूसरा यदि जानकारी भी है तो उसको कैसा निकालना है. सो दोनों तरीका हम लोग सिखा रहे, ये पता लगना है विड्रॉ करना कितना आसान है हम लोग सिखा रहे हैं. आप देखा होगा एडवर्टाइजमेंट्स भी कर रहे हैं हम लोग, वी कम आउट विद एडवर्टाइजमेंट्स, हर एक AMC कर रहे हैं, एंड दिस पर्टिकुलर program along with the banking sector, we are doing it across the districts. सर एक एमफी जो चैलेंज फेस कर रहा है और जो इंडस्ट्री से हमें पता चलता है कि प्रोडक्ट्स अपने बढ़ रहे हैं, इंडस्ट्री भी प्रोडक्ट्स को इनोवेट करी, जैसे कि आपने 401 के पे जो MFVRA प्रपोज किया है यहाँ भी वो इशू है, और जो इससे और भी कई सारे रिटायरमेंट प्लान जो म्यूचुअल फंड्स में चल रहे हैं, रेगुलेटरी चैलेंजेस हैं. एक तरफ NPS है, पेंशन फंड रेगुलेटरी अथॉरिटी है, दूसरी तरफ SEBI है, तीसरी तरफ CBDT है. क्या फ्यूचर में कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स के लिए एक कॉमन रेगुलेटरी प्लेटफॉर्म जैसे लाने की बात नहीं हो रही है? क्योंकि अभी हम देख रहे हैं पेंशन को लेके सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, क्योंकि पेंशन को लेके कई रेगुलेटर्स अलग अलग हैं. नहीं, जो प्रोडक्ट आसान, हम लोग म्यूचुअल फंड का क्यों सोच रहे हैं, क्योंकि लोगों को समझ में आ रहा है म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट कैसा इन्वेस्ट कर रहा है, एंड टैलेंट जो आप एसेट्स को मैनेज करने के लिए टैलेंट जो है वो AMCs में है. उस टैलेंट को सही तरीके से यूज़ करके वो इन्वेस्टमेंट एक तरीका करने के लिए हम लोग ये प्रोडक्ट लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं. आपको ये जानना है, अपन सब जानते हैं कि नंबर ऑफ रिटायर्ड पीपल तो बहुत जा रहा है, देयर इज द स्कोप इज़ ह्यूज. इसको टैलेंट को एड्रेस करने के लिए कई लोग का हाथ मिलाना बहुत ज़रूरी है. अकेला हाथ से नहीं होगा ये चीज़, देयर इज बहुत सारे हाथ मिलना है. 401 के में भी 41 के में भी आप देखेंगे, उसमें म्यूचुअल फंड इज़ वन ऑफ द पार्ट ऑफ इट, इट्स नॉट द ओनली थिंग. देयर आर अदर इन्वेस्टमेंट्स दे ऑल्सो डू. So there is a need for all people to come together to address this particular problem. सर SIF पे क्या प्रोग्रेस है? SIF काफ़ी पोटेंशियल के साथ लागू किया गया, और जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि ये निवेशकों को समझ में आ रहा है, इन्वेस्टर्स को, या ये चीज़ों को और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर रहा है? अभी इंडस्ट्री की क्या फीडबैक है आपके पास, एमफी के पास SIF को लेकर? नहीं, SIF जो लॉन्च किया गया, जैसा SEBI और मार्केट सर्वे जब किया था तो लोगों को लगा कि 10 लाख से 50 लाख का बीच में जो इन्वेस्टर्स है उन लोग रिटर्न्स थोड़ा अच्छा ज़्यादा रिटर्न्स के लिए देख रहा है, और उन लोग अनरेगुलेटेड मार्केट्स में इन्वेस्टमेंट्स हो रहा है. उन लोगों को रेगुलेटेड मार्केट में लाने के लिए SIF प्रोडक्ट लिया गया, जिसमें लॉन्ग शॉर्ट भी जा सकते हैं और वी कैन डू सम डेरिवेटिव्स आल्सो. तो ये वो प्रोडक्ट जो है धीरे धीरे एक AMCs लॉन्च कर रहा है अंडर द डिफरेंट बैनर. तो एक स्ट्रैटेजी करके लॉन्च कर रहा है ताकि जो
लोग जो 10 लाख से 50 लाख के बीच में, दे कम इनटू द रेगुलेटेड मार्केट एंड दे गेट अ रीजनेबली बेटर रिटर्न्स. इट इज़ एन evolving and it will take some time for us to settle down. But be rest assured, it's a regulated market. Disclosures जैसा म्यूचुअल फंड में कर रहा है, which is one of the best in the world. अभी रिसेंटली एक सर्वे में वैल्यू रिसर्च वाले ने सर्वे किया था, जिसमें उन्होंने बताया कि यूएस एंड इंडिया आर द बेस्ट डिस्क्लोजर्स इन रेस्पेक्ट ऑफ ऑल द इन्वेस्टमेंट्स दैट आर बीइंग डन बाय द इंडिविजुअल्स. एक और पहल की थी, इनिशिएटिव था एमफी का, पोस्टमैन्स को म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स बनाने का. कहाँ तक पहुँची? कितने लोग ऐसे हैं जो सर्टिफाइड डिस्ट्रीब्यूटर बन पाए हैं अभी तक? 22 अगस्त को हमने ये एंटर किया इस एग्रीमेंट में जी. इन लोग को कन्वर्ट करने के लिए. जी. ये प्रोसेस जो है अभी चालू किया था. अभी हाल में उसमें क्या, पहले मेरे को ट्रेनिंग करना है उन लोग को. सेकेंड स्टेज में उनको NISM पास करवाना है. थर्ड स्टेज एमफी रजिस्ट्रेशन कराना है. 3 phases. ऑफ कोर्स 4th जो है प्रोडक्ट उसको समझाना पड़ेगा, जो प्रोडक्ट उनको मार्केट करेगा. 5th प्लेटफॉर्म देना पड़ेगा. तो 5 चीज़ उनको करना चाहिए. अभी क्या है, पायलट प्रोजेक्ट हमने चालू कर दिया था. 33 लोगों को हमने ट्रेन कर किया एंड आई एम हैप्पी टू इन्फॉर्म 20 लोग अभी पास हो गए उसमें. सेकेंड, 95 पीपल हैव बीन आइडेंटिफाइड, उन लोग को भी ट्रेन कर दिया. तो एक पायलट प्रोजेक्ट हमने चालू किया. रिजल्ट्स आर पॉजिटिव. एक बार पायलट सक्सेस होने के बाद हम लोग स्प्रेड करेंगे, क्योंकि ये प्रोजेक्ट जैसा मैंने बताया था, देयर आर 6 स्टेप प्रोसेस. एक स्टेप में ठक से पूरा नहीं होगा. ये ट्रेनिंग, देन NISM एग्जाम, देन ARN रजिस्ट्रेशन, प्रोडक्ट एक्सप्लेनेशन, देन प्लेटफॉर्म. सो कई तरह का स्टेप्स है, बट वी आर डूइंग इट, वी आर प्रोग्रेसिंग इन द राइट डायरेक्शन. सर, एक सवाल जो हमेशा और एक लोगों के दिमाग में जो दुविधा रहती है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को लेकर, जो हम भी आंकड़ों में देखते हैं कि अभी भी 80-81% AUM केवल 30 सिटीज़ से आता है. इसके बाहर के सिटीज़ से AUM नहीं आ पा रहा है. तमाम कोशिशों के बाद एमफी छोटे शहरों तक म्यूचुअल फंड की अवेयरनेस को पहुंचा क्यों नहीं पा रहा है? और अगर हम एक और फार्मूला लगाएं, जो कि फार्मूला ग्लोबली अप्लाइकेबल है, अवेयरनेस टू कन्वर्जन रेशियो, तो या ये दुविधा या ये समस्या हल क्यों नहीं हो रही है? और जैसा आपने कहा कि 150 लाख करोड़ रुपए का या GDP के 40% तक का AUM का लक्ष्य है, उसके लिए तो 30 सिटीज़ तो सेचुरेट हो रहे हैं धीमे धीमे. यहाँ पे सबसे बड़ी बाधा, सबसे बड़ा रोड ब्लॉक क्या है? अंशुमन जी, अपन को सब तरीके से अपन को एड्रेस करना है इस प्रॉब्लम को. एक तो फाइनेंशियल लिटरेसी जो अपन ने कर रहे, सेकेंड टेक्नोलॉजी सपोर्ट, थर्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स. अपन को डिस्ट्रीब्यूटर माध्यम से, क्योंकि फाइनेंस म्यूचुअल फंड सही है करके लोगों को मालूम है, लेकिन ये सही है को कैसा कन्वर्ट कर सकता हूँ, कैसा मैं इन्वेस्ट कर पाऊँगा, वो सिखाने के लिए आई नीड सम डिस्ट्रीब्यूटर्स. उसलिए डिस्ट्रीब्यूटर्स को बढ़ा रहा है. फोर्थ, आपने देखा होगा अभी सेबी ने एक रिसेंटली दे हैव एग्रीड टू कॉम्पनसेट the distributors with 1% of the commission, subject to a maximum of 2,000 rupees for the new investors who are coming in, be 30 cities and women across the country. So incentivization, training, then technology and distributors. These are the 4 things. It's a continuous process, Anshuman ji. It's not one step. We are doing a continuous process and it'll take time. But we are happy to state that अभी आज का तारीख में इंक्रीमेंटल SIP ग्रोथ जो आ रहा है, उसमें करीबन 40 to 45% जो आ रहा है वो बियॉन्ड 30 सिटीज़ वाला आ रहा है. 30 सिटीज़ वाला. एक और सर सवाल जो लोगों के दिमाग में बराबर रहता है, वो एक्टिव और पैसिव फंड्स की डिबेट को लेके, और इसमें बहुत सारी मिस सेलिंग भी है. बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स ऐसी शिकायतें हैं कि वो इंडेक्स फंड्स को नो रिस्क प्रोडक्ट के तौर पे सेल कर रहे हैं. मिस सेलिंग के और भी शिकायतें आपके पास एमफी में आती रहती होंगी. किस तरीके का स्ट्रक्चर एमफी ने बनाया है इन शिकायतों को हैंडल करने के लिए, और इससे कैसे लोगों को अवेयर किया जा रहा है? मिस सेलिंग का कहना है, देर आर 4 स्टेप प्रोसेस इन द एमफी. एक तो
हमारा ARN कमेटी एम्फी रजिस्ट्रेशन नंबर जो उसका एक कमेटी है, उस कमेटी में जो भी मिस सेलिंग जो हो रहा है उसका कंप्लेंट जो है कई तरीके से आता है। एक तो डायरेक्ट AMCs में जाता है, एक तो एम्फी का पास आता है, एक तो सेबी का पास आता है। ये सब कंप्लेंट जो है हमारा पास पहुंचता है कि फलाना डिस्ट्रीब्यूटर यदि कोई मिस सेल कर रहा है तो एक उस तरीके से हमको पता लगता है कि ये कुछ हो रहा है, देन नेसेसरी एक्शन इज टेकन बाय द ARN कमेटी। एक सेकेंड स्टेप जो हम लोग ड्यू डिलीजेंस करके हर साल हम लोग सब डिस्ट्रीब्यूटर्स का एक थ्रेशोल्ड है, उस थ्रेशोल्ड क्रॉस करने के बाद हम लोग ड्यू डिलीजेंस करते थ्रू इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स, उनको बेच के उनको पूरा स्टडी करके लाता है। थर्ड, वी डू मिस्ट्री शॉपिंग ऑल्सो। अच्छा, सो ऑल दीज स्टेप्स आर बीइंग टेकन टू एंश्योर, जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ मिस सेलिंग। उन लोग को टू एड्रेस दैट वी ट्राई एंड डू ऑल दीज टाइप ऑफ थिंग्स टू एंश्योर दैट मिस सेलिंग इज मिनिमाइज्ड टू ए लार्जर एक्सटेंट। सर एम्फी की एक एथिक्स कमेटी भी बनाई थी आपने शायद मिस सेलिंग को रोकने के लिए उसमें की एक्टिविटीज़ कुछ क्या कार्रवाई हुई, उसमें कुछ लिए गए फैसले? सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कल्चर एक ऑर्गेनाइजेशन में होना चाहिए जी, and people should have that ethics should be a part of their the entire institution. उसलिए सब institutions के लिए code of ethics is been made a part of it. और पहले this is the only trade body in India which has got an ethics committee. और ethics committee में इसमें members जो है वो बाहर से लाया गया। अभी तक हमारा सब committees में इंडस्ट्री वाले ही है। पहले बार हम हमारा एथिक्स कमेटी जो है पहले बाहर से मेंबर्स को लाया, जैसे श्यामला मैडम है जो RBI के डिप्टी गवर्नर, महालिंगम साहब है और विश्वनाथन साहब है जो कैम्स का सीनियर पार्टनर है। इन लोगों को लाके व्हाट जो भी कंप्लेंट जो आता है, जैसा आपने पहले पूछा था मिस सेलिंग का, मैंने वो बताना भूल गया था, जो भी आप मिस सेलिंग है उसमें कोई सीरियस कंप्लेंट जो है, be it in respect of the AMCs, not only in respect of distributors, AMCs का भी यदि could, if they are not, they ethically they are doing something wrong, it can be regulatorily right, but ethically wrong, उस cases को हम लोग ethics committee को refer करते हैं। They don't have any statutory powers, they can only give the directions, but once they give the directions, it is acceptable to us. So उस committee पर refer करके हम लोग जो चीज़ सही करना है वो कर रहे हैं। सर मंथली कितनी कंप्लेंट लगभग आती होंगी एम्फी के पास, इस एथिक्स कमेटी के पास, और उनका रिजॉल्व कुछ रेशियो भी है? एथिक्स कमेटी के पास सब कंप्लेंट तो नहीं जाता अंशुमन जी। एक ये जो डिस्ट्रीब्यूटर्स का कंप्लेंट्स जो है ARN कमेटी पे तक जाके सीमित होता है। अच्छा, यदि उसमें थोड़ा सीरियस एलिगेशंस है तभी हम लोग एस्केलेट करते हैं, नहीं तो ARN कमेटी डिसाइड करता है कि क्या करना है। जैसा मैंने कहा कि AMCs, एक तो डिस्ट्रीब्यूटर्स के AMCs में भी कुछ गलत चीज़ जैसा कुछ हुआ, कुछ पता लगा, वो भी हम लोग एथिक्स कमेटी को रेफर करते हैं। सर म्यूचुअल फंड सही है, बहुत पॉपुलर और बड़ा कम्युनिकेशन हो गया, लेकिन अब ये माना जा रहा है कि इंडस्ट्रीज से कहीं आगे इवॉल्व कर गई है, अलग अलग तरीके के इन्वेस्टर्स हैं, उनकी अलग अलग ज़रूरतें हैं। तो क्या एम्फी किसी नए ब्रांडिंग कैंपेन पे, नए कॉर्पोरेट ब्रांडिंग आइडेंटिटी पे काम कर रही है जहां और थोड़ा बेहतर ढंग से लोगों को जोड़ा जा सके, या अभी म्यूचुअल फंड सही है, इसी पर कायम रहेंगे? नहीं, हम लोग भी जैसे कि म्यूचुअल फंड सही है तो बहुत अच्छा काम किया, लोगों को अवेयरनेस बढ़ाया, सब पूरा दुनिया इंडिया में सक्सेस स्टोरी हुआ। और ये बात मानिए, मैं हमारा इंटरनेशनल फोरम में जाते हैं हम लोग सभी AMCs का, उन लोग भी अपना म्यूचुअल फंड सही है कैंपेन और जैसे फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम्स अपन कर रहे हैं उन लोग रिप्लिकेट करने के लिए कोशिश करते हैं। इतना सक्सेस है। और हम लोग केस स्टडी बनाने के लिए भी कोशिश कर रहे हैं। जब जैसे भी वी आर नॉट सेटिस्फाइड, जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, एक स्टेप आगे जा रहे हैं हम लोग। जैसा वी आर टाई अप विद वेरियस न्यूज़ चैनल्स के साथ टाई अप कर रहे हैं, कैसा ऑफलाइन ऑनलाइन प्रोग्राम्स कई चीज़ कर रहे हैं टू कन्वर्ट द सही है म्यूचुअल फंड सही है कैंपेन इनटू सिप हर घर में आने के लिए कैसा करना है, वो चीज़ हम लोग कोशिश जारी है। सो एक स्टेप फॉरवर्ड जा रहे हैं अभी तो।
सर आप इंडस्ट्री की बॉडी हैं, अभी सेबी से कौन कौन से और रेगुलेटरी रिलैक्सेशंस की चेंजेस की मांग एमफी कर रहा है इस समय, जो निवेशकों के लिए, डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए जानना ज़रूरी है? कौन से ऐसे इश्यूज़ हैं जिनको लगता है कि आपको सेबी से अभी रिजॉल्व कराना है? अंशुमन जी, मैं मेरा बैंकिंग करियर में 35 रेगुलेटर्स के साथ काम किया हूँ। 35 रेगुलेटर, क्योंकि मैं इंटरनेशनल बैंकिंग ग्रुप का हेड था, तो लेकिन ऐसा कोई रेगुलेटर नहीं देखा जो कंसल्टेशन प्रोसेस पे चल रहा है। और जैसे सेबी का अभी जैसे कंसल्टेशन है, ये तो ऑनगोइंग प्रोसेस है। ये दिल जो है, हर चीज़ इट्स ए कंटिन्यूस प्रोसेस। ये कि आज का तारीख में एंड नहीं होगा। ये तो हम लोग वी कीप मेकिंग रिक्वेस्ट, जैसा जैसा मार्केट इवॉल्व हो रहा है, जैसा रिक्वायरमेंट्स है, वी पुट फोर्थ बिफोर द सेबी और विथ प्रॉपर रिस्क मिटिगेंट्स। ऐसा नहीं है कि हम लोग सीधा जाके ये चीज़ मेरे को चाहिए करके नहीं बताते। हम लोग बोलेंगे इसमें रिस्क ये है, इसको कंट्रोल्स ये पुट अप कर रहे हैं, हमको ये दे दीजिए करके। इट्स एन कंटिन्यूस प्रोसेस. So there are many things that we are putting up to the SEBI. There are some things which are under active consideration. There are some which we are trying to push further. सर एक और सवाल, जो शुरुआत के 7 सवाल थे उनमें एक सवाल था, डायरेक्ट प्लान अब AUM का करीब 48-49%, 48% AUM अब डायरेक्ट प्लान से आ रहा है, और डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में 63% के आसपास की ईयर इन ईयर ग्रोथ दिखाई दे रही है, जबकि रेगुलर प्लान्स 11% बढ़ रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में एमफी डिस्ट्रीब्यूटर्स के रोल को कैसे देखता है फ्यूचर में? जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, पहले जो शुरुआत जब किया था, आपने बोला B30 सिटीज़ में, बियॉन्ड 30 में ग्रोथ नहीं हो रहा है। एक B30 को छोड़ के टॉप 30 सिटीज़ में भी पेनेट्रेशन जो है, अब उनको बहुत सारे चीज़ को पेनेट्रेट करना ज़रूरी है। ये सब पेनेट्रेशन करने के लिए फिजिकल ह्यूमन टच, जो हैंड होल्डिंग जो है, बहुत ही ज़रूरी है। और आज का तारीख में 5.2 करोड़ 5.5 करोड़ ही इन्वेस्टर्स है, हमको बढ़ाना है। ये बढ़ाने के लिए डू इट योरसेल्फ से अकेला नहीं होता है। डिजिटल, जबकि आप जैसा बिल्कुल सही कहा, ट्रांजैक्शंस बहुत हो रहा है, डिजिटल लोग इंट्रोड्यूस हो रहा है, बट फिज़िकल तो और भी ज़रूरी है। फिज़िकल टच का माध्यम से ही हम लोग सबको म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में ला सकते हैं। सो डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड डिजिटल विल गो टुगेदर। ये नहीं कि आइदर और, इट इज़ टुगेदर, बोथ विल गो टुगेदर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री। मेरे को चॉइस नहीं है, आप डिस्ट्रीब्यूटर लेना है कि डू इट योरसेल्फ करना है, नहीं। मेरे को दोनों साथ साथ में करके तभी हम लोग जो हमारा टारगेट जो है अचीव करने के लिए, दोनों साथ में करके तभी अचीव कर सकते हैं। हम अपने आखिरी सेक्शन में आ गए हैं, रैपिड फायर 5 सवालों पर। एक आखिरी सवाल और, क्योंकि हमने शुरुआत इससे की थी टारगेट से, और 2047 तक आपने कहा कि भारत में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का AUM 100% GDP के बराबर होना चाहिए। GDP भी उस हिसाब से ग्रो करेगा तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की ग्रोथ और ज़्यादा होगी। तो ये एक माइलस्टोन है। क्या कुछ इसी तरीके का माइलस्टोन फिनेंशियल लिटरेसी को लेके भी टेंजिबल माइलस्टोन तय किया है एमफी ने कि किस स्तर तक फिनेंशियल लिटरेसी पहुँचनी चाहिए भारत में? जैसा कि एक तो मेरा 4 स्टेट्स है, मेरे अडॉप्टेड स्टेट्स है जी। पहले मेरा टारगेट वो है। 4 स्टेट्स अडॉप्टेड स्टेट्स में कम से कम 50% तो मेरे को फाइनेंशियल लिटरेट करना है इन 4 स्टेट्स में। दैट इज शॉर्ट टर्म टारगेट। वी हैव शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म, बट शॉर्ट टर्म में तो ये 4 स्टेट्स में करना ही करना है। इसके अलावा मीडिया का थ्रू, इसके अलावा बहुत सारे अदर टाइप्स अभी नया चीज़ कर रहे हैं हम लोग। जैसे तरुण योजना, जैसे मैंने बोला था, तरुण योजना सिर्फ मेरा 4 स्टेट्स नहीं है, सब स्टेट्स में करने का है। हम लोग वुमेन एंटरप्रेनर्स को बोल रहे हैं, हम लोग रीजनल रूरल बैंक्स के साथ टाइप कर रहे हैं, हम लोग माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के साथ टाइप कर रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हर स्टेट में कोशिश कर रहे हैं, लाइक मीडिया जैसा आप लोग जैसा से साथ भी हम लोग टाइप करने चालू किया। So we want to tie with everyone. So we're doing whatever it takes in order to ensure that the financial literacy improves in our country. It's not just the 4 states. Well, the 4 states is my focused place, where we'll go out of the way, do everything to improve that. But in other states also, we're trying to do it. आखिरी सर 5 सवाल, एक लाइन में आपसे जवाब चाहिए होगा। SBI के का जो एक्सपीरियंस था, वो कौन सा एक सिद्धांत है जो आज भी आपको गाइड करता है SBI के साथ काम करते हुए, जो सीखा आपने? SBI
का सबसे मैं एक चीज़ बताऊं कि मैं 5,000 रुपया लेके 5,000 करोड़ रुपया तक मैंने फाइनेंस किया था। अच्छा। एक बफलो को लेके एक बोइंग तक हमने फाइनेंस किया था। स्टेट बैंक ने उतना हमको सिखाया गया था। इस माध्यम में मेरे को छोटे इन्वेस्टर को, जैसे फाइनेंशियल लिटरेसी इतना बात किया अपन, ये जो मैंने IRDP लोन्स, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्लान का लोन्स जो दिया था, जैसे वो करके हम लोग जो खुशी जो गाँव में जिसको दे के मैं खुशी जो मिला मेरे को जब मैं जूनियर ऑफिसर था, वो खुशी मेरे को अभी मिल रहा है फाइनेंशियल लिटरेसी स्प्रेड करके। सर, म्यूचुअल फंड को लेके जो सबसे बड़ा मिथ है, जो बिहेवियरल बायस है, जो आपको लगता है सबसे ज़्यादा परेशान करता है एमफी में बैठकर, वो क्या है? हर्ड मेंटालिटी। हर्ड मेंटालिटी, that is something that we want people to be aware. We try to communicate. Herd mentality is something which is natural. I mean, आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में देखिए कितना हर्ड मेंटालिटी है। क्रिप्टो करेंसी, हर्ड मेंटालिटी, दिस इज समथिंग दैट विच स्केयर्स अस। वी ट्राई टू मॉडरेट दैट the people who are going in one particular direction, because there is a concentration of risk will be there, and that should something that we need to, because it's our the money of the poorest of the poor people. Small person staying in some corner of the country is investing, and it's our responsibility to ensure that his money is safe, and that's something that which keeps bugging me. सर, एक ग्लोबल म्यूचुअल फंड इनोवेशन जो आपको लगता है अगले 1 साल में भारत में इम्प्लीमेंट होना चाहिए, वो क्या है? ग्लोबल लेवल में यदि इन्वेस्ट करना है तो लेट्स लुक एट दिस वे, आई मीन it should be accessible and affordable to everyone. That is something that we need. And of course, Choti SIP is one of them. But we need to give the necessary push so that it is accessible and affordable to each and every. क्योंकि growth story जो है, it has to be financial well-being, financial inclusion, सिर्फ financial well-being जो जाना है, that can come only through this process. सर, अगर आपको रेगुलेटर बना दिया जाए और आपको 24 घंटे में कोई एक रिफॉर्म इम्प्लीमेंट करना हो, तो वो क्या होगा जो आप करेंगे? Drive towards financial literacy by all. Of course, there's the current regulators also doing that through all the institutions that we have. Because for me, securities markets, unless I do understand the risk, unless I do understand what probability, people should understand the advantages, at the same time what risks that are there. Unless we make it clear to this, there is a huge risk for us. सर, कोई एक किताब, कोई एक इकोनॉमिस्ट, कोई एक मेंटर जिसने आपको सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया हो? मेरे को हाउ टू रीच द टॉप, सी अल्टीमेटली for me, one book which my favorite is my mother. I mean, she's the one who taught me everything, and she's a Hindi Pandit, and she was the one who taught me whatever I am today. सर, आखिरी सवाल, आपने भी चर्चा में कहा और हमको भी दिख रहा है कि जो फिनेंशियल बिहेवियर्स हैं उनको लेकर बहुत सारे सवाल हैं। अगर एमफी को अभी एक फिनेंशियल बिहेवियर्स पर कोई नया कैंपेन लॉन्च करना हो लोगों को सिखाने के लिए, तो आपके दिमाग में तत्काल कौन सी टैग लाइन आती है, जैसे कि म्यूचुअल फंड सही है उस तरह से? इन्वेस्टमेंट जरूरी है, इन्वेस्टमेंट, हर घर का इन्वेस्टमेंट जरूरी है। थैंक यू वेंकट सर, हमसे बात करने के लिए, विस्तार से और इतनी सारी जानकारियां देने के लिए। आप सबका भी आभार समृद्धि शास्त्र को देखने के लिए। अगले सप्ताह हम फिर लौटेंगे एक नए मेहमान के साथ, नई चर्चा के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद सर।